प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल पारिक, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, आपका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम मुख्यमंत्री के विषय पर अध्ययन करेंगे। चूँकि आप लोग सभी लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं, तो आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, ये सभी हमारे जो राज्य प्रशासन है उसके एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। हम एक संघात्मक व्यवस्था में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य और केंद्र दोनों से मिलकर हमारा एक संघ बनता है, इंडिया दैट इज़ यूनियन शैल बी। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सभी कार्य मुख्यमंत्री के नाम से ही होते हैं। यद्यपि राज्य का जो मुखिया है वो राज्यपाल होता है, तथापि प्रशासनिक मुखिया जो होता है, राजनीतिक मुखिया जो होता है, वो मुख्यमंत्री को माना जाता है। भारतीय संघ के राज्यों में मुख्यमंत्री के पद को अपना वर्तमान स्वरूप लेने में एक विशेष प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश पर पहले ब्रिटिश शासन था। तो जब ब्रिटिश शासन था सन 1947 तक, तो उस समय हमारे जो राज्य थे, विभिन्न स्टेट थे, उनकी प्रकृति, उनका स्ट्रक्चर सब अलग अलग तरीके का था। फिर एक पुनर्गठन की प्रक्रिया चली, उसके तहत हमारे सभी राज्य एक हुए। राजस्थान में भी पुनर्गठन की प्रक्रिया लंबे समय तक चली तथा करीब 6-7 चरणों में जाकर के ये पूरी हुई। इससे पहले हमारे राजस्थान में राजाओं का शासन था, रियासतें थीं जो कुछ सीमाओं को छोड़ करके सर्वाधिकार संपन्न थे। ये राजा ही मंत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्त करते थे। कुछ राज्यों में मंत्रियों के पद भी वंशानुगत ही हुआ करते थे। ये जो मंत्री होते थे, इनको विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे प्रधान, दीवान या धर्माध्यक्ष इत्यादि। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़ में मंत्री परिषद भी हुआ करती थी, जिसका सर्वोपरि प्रधानमंत्री अथवा मुसाहिब आला का हुआ करता था। कुछ राज्यों में प्रधान तथा कुछ राज्यों में दीवान दूसरे महत्वपूर्ण शक्तिशाली पद हुआ करते थे। अंग्रेजी शासनकाल में स्थितियों में परिवर्तन भी आया। सिद्धांत रूप में तो जो रियासतें थी या जो रजवाड़े थे, वे अपने आंतरिक मामलों में तो स्वायत्त होते थे, लेकिन इन रियासतों में ब्रिटिश शासकीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति उन पर कतिपय अंकुश लगाती थी। यदि सिंहासन का उत्तराधिकारी नाबालिग होता, तब तो अंग्रेजी प्रतिनिधि का वर्चस्व और भी बढ़ जाता था। वस्तुतः किसी भी स्थिति में उनका उद्देश्य जो इंग्लिश शासन होता था उसकी सुपरमेसी, सर्वोपरिता बनाए रखना था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में राज्यों के पुनर्गठन का कार्य आरंभ हुआ, तो राजस्थान का भी जो वर्तमान स्वरूप है उसको आने में अनेकों वर्ष लगे। 1947 से लेकर 1956 तक इसका एकीकरण हुआ, और इसका हमने एक हमारा जो पहले की एक जो कक्षा थी, ऑनलाइन कक्षा, उसमें हम उसका अध्ययन कर चुके हैं, अतः यहाँ उसका दोबारा मैं जिक्र नहीं करूँगा। आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये राज्य है या मुख्यमंत्री हैं, इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक, ध्यान देना, वास्तविक संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के भाग 63, संविधान का जो हमारा अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद है 163, 164 में मंत्रिपरिषद, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है, के गठन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री वस्तुतः केंद्र में प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है। यद्यपि राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना गया है और है भी, लेकिन राज्य शासन का वास्तविक जो कर्ता धर्ता होता है वह मुख्यमंत्री ही होता है। सबकी नज़रें किसकी तरफ होती है? मुख्यमंत्री की तरफ। संविधान सभा के वाद विवाद में जब यह प्रश्न उठा कि राज्यपाल के पद के लिए निर्वाचन कराना उचित है, तब ये निश्चित किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मैं आप सभी को ये सलाह देता हूँ कि आप सभी संविधान की एक पुस्तक खरीद लें, छोटी सी पुस्तक ही खरीद लें, और संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप उनको याद रखें। ये आपके अभी भी काम आएगा, और आगे जब आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे उस समय भी आपके काम आएगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल है 163, उसके अंतर्गत राज्यपाल, गवर्नर अपने दायित्वों का पालन मंत्रिपरिषद की सहायता से व सलाह से करता है।
तथा मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, उसका लीडरशिप कौन करता है, उसकी लीडरशिप, उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते समय यह ध्यान हमें रखना होगा कि सामान्य स्थिति में क्या व्यवस्थाएं की गई है और असामान्य स्थिति में क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो संविधान का अनुच्छेद 164(1) में सीएम, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के संबंध में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत का क्या अर्थ होता है? तो प्रसाद पर्यंत का अर्थ ये होता है कि जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वो मंत्री रहेंगे। ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान में कोई बहुत विस्तृत व्यवस्था नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति में मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत दल का सदस्य होना चाहिए। अगर विधानसभा में कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत प्राप्त किए हुए है तब राज्यपाल के पास उस दल के नेता को कैबिनेट गठन करने के लिए आमंत्रित करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। सामान्यतया मुख्यमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन उच्च सदन के सदस्य को मनोनीत करने में भी कोई वैधानिक बाधा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी वह मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन ऐसा कब तक हो सकता है? ऐसा 6 महीने तक ही कर सकता है। इस बीच यदि वह विधायिका में निर्वाचित होकर नहीं आ जाता तो उसे अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है। अर्थात 6 माह तक कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई भी व्यक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि वो कोई दिवालिया हो या पागल हो। कोई भी व्यक्ति का अर्थ यह है कि यदि कोई एक सामान्य व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य नहीं है तो भी उसे 6 माह के लिए सीएम बनाया जा सकता है। उच्च सदन कुछ एक राज्यों में है, जैसे हमारे भारत में राज्यसभा है, वैसे ही कुछ राज्यों में उच्च सदन है। तो उच्च सदन के सदस्यों को भी मुख्यमंत्री बनने के अनेक उदाहरण हैं। मोरारजी देसाई और सी राजगोपालाचारी 1952 और 1960 में बम्बई और मद्रास के मुख्यमंत्री बने थे। दोनों ही विधान परिषद के सदस्य थे। विधान परिषद क्या होती है? जो राज्यों में विधायिका होती है उसका जो उच्च सदन होता है उसे विधायी परिषद बोलते हैं, और जो निम्न सदन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसे विधानसभा कहा जाता है। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायिका के उच्च सदन में मनोनयन के माध्यम से भी सदस्यता प्राप्त की है। 1960 में CB गुप्ता उत्तर प्रदेश, 1968 में BP मंडल बिहार तथा 1969 में TN सिंह उत्तर प्रदेश के CM बने थे। इसके बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त की थी। कतिपय विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल के स्वविवेक का प्रयोग भी करना पड़ता है। ये कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं? कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियाँ होती है जिनमें सामान्यतः राज्यपाल अपने स्वविवेक का उपयोग कर सकता है। तो आप ध्यान दीजिए। पहली स्थिति है कि यदि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कारणों से या सभा के बहुमत खो जाने पर त्यागपत्र दे दें। दूसरा है यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सभा में पारित हो जाए। तीसरा है यदि कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और यदि उच्च नेतृत्व के आदेश पर मंत्रिमंडल ही भंग कर दिया जाए। ये सभी वह स्थितियां हैं जब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेते हैं और उन्हें स्वविवेक का प्रयोग करना होता है। निर्वाचन के बाद विधायिका के किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत में न आने से राज्यपाल के सामने इस क्षेत्र में निर्णय की चुनौती भी आती है। पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों के घटनाक्रमों ने मुख्यमंत्री के चयन व सरकार बनाने के आमंत्रण संबंधी राज्यपाल के अधिकार व उससे जो ये संबंधित व्यवहार है इस पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाया है। विशेष करके उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां राज्यपाल ने अभी हाल में गुजरात में हुआ, गोवा में हुआ। तो ये इस तरह से ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री को हटाने का सवाल है, इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 164(1) में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। अर्थात मुख्यमंत्री कब तक रहेगा? जब तक राज्यपाल का विश्वास उसे प्राप्त है। सामान्यतया जब तक मुख्यमंत्री व उसका दल सदन में बहुमत का आधार रखते हैं तब तक अपने पद पर रहते हैं।
जब वे सदन में अपना बहुमत खो देते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटना होता है। उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। तो इस तरह से हम मुख्यमंत्री के संबंध में हमने विचार विमर्श किया है। हम अब अगली कक्षा में इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे।